आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हम शुरू करने वाले एक छोटी सी सीरीज जिसके अंदर हम चाहेंगे कि आप और हम दोनों मिलकर अपने आप को साथ ही साथ देश के जितने भी सारे युवा हैं यानी कि यंग जनरेशन उन्हें थोड़ा सा इंस्पायर करें अपने पास को ग्लोरीफाई करके। आज अभी आप सभी को पता होगा कि हमारा क्या चल रहा है, आज़ादी का महाउत्सव चल रहा है। तो हमने सोचा कि 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक कुछ ऐसा क्यों ना किया जाए जिसके कारण हमारा भी आज़ादी के महाउत्सव के अंदर थोड़ा सा योगदान हो जाए। तो हमने सोचा कि सबसे पहले 13 अगस्त को हम बात करने वाले हैं महात्मा गांधी जी के बारे में। 14 अगस्त को वीडियो आएगी जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे पूरे अच्छे से उनकी जीवनी से लेकर उन्होंने क्या क्या योगदान दिया भारत के लिए। हम लोग बात करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। उसके बाद फिर हम लोग 15 अगस्त को बात करेंगे हम सभी के रचयिता मतलब हम सभी के चहीते नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। अगर आपको लग रहा है कि ये क्या हमारे सिलेबस के अंदर है या फिर नहीं है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो भी टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जैसे कि फॉर एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर जैसे महात्मा गांधी के अंदर हम डिस्कस करेंगे गांधी रिबन बैग, दांडी मार्च, चौरी चौरा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, फिर सुभाष चंद्र बोस और पार्टीशन। ये सारे टॉपिक्स आपके कहीं ना कहीं इस 10th के सिलेबस के अंदर आते हैं। तो अगर आप एज अ लीडर के पॉइंट ऑफ व्यू से जब पढ़ेंगे मतलब गांधी जी ने गांधी रिबन बैग के अंदर क्या क्या इनका योगदान या फिर नॉन कॉम्पिटिशन मूवमेंट के अंदर क्या क्या इनका योगदान था, अगर आपने एक लीडर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लिया तो जब आप उस चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, राइट। तो वैसे ही सुभाष चंद्र बोस जी का जब समय आएगा तो हम उनकी जो लाइफ था, लाइफ हिस्ट्री, उनके बारे में पूरी अच्छे से बात करेंगे। फिर उन्होंने जैसे कैसे करके फॉरवर्ड ब्लॉक का फॉर्मेशन किया, इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद फिर हम ये भी बात करेंगे कि जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी आए थे तो उन्होंने समाज के अंदर क्या क्या परिवर्तन किया और समाज के अंदर परिवर्तन के साथ साथ इनका क्या क्या इम्पैक्ट रहा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के अंदर। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। आज का चैप्टर नहीं कहेंगे, आज का टॉपिक जो कि है हमारे पास महात्मा गांधी जी के बारे में। अगर आप सभी को पता होगा, मुझे आशा है कि आप सभी को पता होगा कि इनका जो नाम है वो असली नाम क्या है, मोहनदास करमचंद गांधी। तो चलिए इनका जो असली नाम है वो भी लिख लेते हैं, वो है मोहनदास करमचंद गांधी। और इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 के अंदर, ठीक है। ओके, सो अब बात ये है कि इनका नाम तो था मोहनदास करमचंद गांधी और ठीक है हमने गांधी जी कह के बुलाया, पर ऐसी क्या बात हुई कि इनके नाम के आगे महात्मा लगाया गया। आप में से भी किसी का नाम होगा चिंटू, तो आप में ऐसी क्या बात होगी जिसके कारण आपके नाम के अंदर महात्मा चिंटू लगाया जाएगा, ठीक है। हालांकि नाम वो शोभा नहीं दे रहा, मतलब चिंटू के संग तो नहीं, आपके टाइटल के संग शोभा देगा, राइट। अब महात्मा मोहनदास उतना अच्छा नहीं लगेगा जितना अच्छा महात्मा गांधी जी लग रहा है, राइट। तो वैसे डिस्कस करते हैं महात्मा शब्द, महात्मा नाम, इनको महात्मा की दर्जा किसने दी थी। तो यहाँ पे 2 थ्योरीज आती हैं। पहली कहा जाता है कि एक राइटर थे न्यूज़पेपर के अंदर, जो राइटर होते हैं ना, रिपोर्टर, तो उनमें से किसी एक राइटर ने, जिनका नाम मेंशन नहीं है क्योंकि पता ही नहीं है किसने लिखा था, तो बोला जाता है कि एक किसी न्यूज़ रिपोर्ट के राइटर के अंदर महात्मा गांधी जी को मतलब गांधी जी को महात्मा का दर्जा दिया गया था। वहाँ पे उनका मतलब महात्मा गांधी जी का जो विशेष तौर से जितना भी विशेषण किया गया था, मतलब उनके बारे में जो भी लिखा गया था, उसके आगे उनका नाम के आगे महात्मा जी लगाया गया था, राइट। लेकिन दूसरी थ्योरी ये भी कहती है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको महात्मा गांधी बोला था। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। तो आप या फिर और कह लेते हैं न्यूज़ रिपोर्टर ने, ठीक है। तो जिसको जो थ्योरी अच्छी लगे वो उस हिसाब से याद रख ले। बस इतना याद रखने की ज़रूरत है कि इन्हें महात्मा गांधी का दर्जा मैक्सिमम चांसेस है, मतलब मैक्सिमम थ्योरीज ये कहती हैं कि इनको रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ये नाम दिया था, ठीक है। अब ये कहानी सिर्फ महात्मा गांधी जी के बारे में नहीं है कि मतलब सिर्फ और सिर्फ उनकी विशेषताएँ नहीं बताएंगे, हम ये भी बात करेंगे कि उन्हें मतलब एक नॉर्मल से इंडियन लॉयर कहाँ से उठकर एक महात्मा गांधी जी बने। मतलब एक इंडियन लॉयर जो कि उस समय में जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था उस समय एक नॉर्मल से इंडियन लॉयर हुआ करते थे, मोहनदास करमचंद गांधी। इनकी स्टोरी मोहनदास करमचंद गांधी एज एन एडवोकेट से लेकर महात्मा गांधी तक की जो कहानी है, इनके बीच के अंदर क्या क्या पार्ट्स हुए, इन्होंने कौन कौन से डायरेक्शन मतलब कौन कौन से ब्लॉक्स या फिर कह लो कौन कौन से मूवमेंट्स को स्थापित किया, उसे फॉरवर्ड बढ़ाया मतलब उसे आगे बढ़ाया, इन सब के बारे में बात करेंगे।
एक समय था जब इंडिया क्या था, आज़ादी के अंदर नहीं था, मतलब आज़ाद नहीं था, वो ब्रिटिश के अंडर था, मतलब ब्रिटिश के अंदर था। तो उस वक्त जो मोहनदास करमचंद गांधी हैं, उनकी वो एक इंडियन लॉयर थे। तो वैसे भी हमें पता है कि इंडिया के अंदर बहुत रेशियल डिस्क्रिमिनेशन चलता था। कोर्ट के अंदर जो जजेस है उन्हें नहीं आने देते थे, मतलब इंडियन जजेस नहीं रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश जजेस ही रहते थे। तो उस वक्त क्या हुआ, उस वक्त इनकी जो आर्थिक स्थिति थी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, बहुत ज़्यादा ख़राब थी, ठीक है। तो उस समय इनके एक दोस्त थे जिनको इनकी ज़रूरत पड़ी थी, जो कि साउथ अफ्रीका के अंदर रहते थे। तो उन्होंने इनका एसी के अंदर मतलब एसी कह लो या फिर कह लो फर्स्ट क्लास कोच के अंदर इनका टिकट करवाया कि जहाँ से वो इंडिया से लेकर साउथ अफ्रीका तक का सफ़र करने वाले थे। अब वहाँ पे सफ़र करते वक्त इन्होंने ये देखा कि जब वो फर्स्ट क्लास कोच के अंदर जब बैठे थे तो इन्होंने देखा कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इन्हें देखकर इनका रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करने के साथ साथ इन्हें रूम से, जो कोच था, इनसे बाहर उतार दिया, किसी एक अनजान से स्टेशन के अंदर उतार दिया, इनके सामान के सहित इन्हें फेंक दिया गया, राइट। उस वक्त भी ये चुप रहे थे, ठीक है। उस वक्त क्या किया, ये उस वक्त हल्ला गुल नहीं किए। उनका मकसद था कि मुझे अपने दोस्त के पास पहुंचना है, अब ठीक है भाई, ऐसे नहीं तो वैसे कैसे ना कैसे तो पहुँच ही जाऊँगा। और वो अपने दोस्त के पास पहुँचे, वहाँ पर गए तो उनके दोस्त ने एक मतलब कॉन्ट्रैक्ट होता ना, उसे साइन करवाया कि देखो 1 साल तक तुम मेरा केस लड़ोगे, अगर केस में मैं जीता तो फिर ठीक है, उसके बाद तुम इंडिया वापस जा सकते हो। तो जब वहाँ पर वो केस लड़ने गए तो एज अ एडवोकेट गए थे, तो ये गुजराती थे, राइट। तो इनके माथे पे एक पगड़ी हुआ करती थी, ठीक है, जो टर्बन होगा, आप स्क्रीन के अंदर पिक्चर्स देख सकते हो। तो ये जो टर्बन थी, जब कोर्ट के अंदर पहुँचे तो वहाँ पे इनकी बेइज्जती की गई थी कि तुम अपना जो टोपी है ना, ये जो टर्बन पहन के घूम रहे हो, इसे उतार दो, उसके बाद ही तुम ये केस लड़ सकते हो। अब उस वक्त अपने दोस्त की जान बचाने के लिए, फिर जो भी किस में वो फंसा था, अब उसके लिए तो उन्हें लड़ना पड़ेगा ना। और लड़ने से पहले सबसे पहली शर्त तो ये रख दी गई थी कि तुम अपना जो टर्बन है उससे उतार दो। तो इन्होंने उसकी बात रखते हुए, मतलब जो जज है उनकी बात सहमत, मतलब उनके डिमांड को पूरे करते हुए अपनी टर्बन उतार के रखी। उसके बाद कोर्ट लड़ा, मतलब उनका उसके बाद जो केस था उसे लड़ा था। फिर लास्ट में जो केस था उसे जीता भी था। अब उसके बाद जब तक वो केस नहीं जीते थे तब तक उन्होंने कुछ भी हल्ला गुल नहीं किया था। और जैसे ही वो केस जीते उसके बाद इन्होंने अपना जितना भी सारा इनके साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हुआ था साउथ अफ्रीका में रहते हुए, इंडिया से साउथ अफ्रीका जाते हुए, कोर्ट के रूम के अंदर जितने भी सारे डिस्क्रिमिनेशंस इन्होंने सहे थे, उन सब के खिलाफ इन्होंने एक रिवॉल्ट शुरू करवा दी, एक मूवमेंट शुरू करवा दिया। उस मूवमेंट का नाम था, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, इस जगह पे लिखते हैं, यहीं पे लिख देते हैं। उस मूवमेंट का नाम रखा गया था उस मूवमेंट का नाम था सिविल डिसअबॉर्डिनेंस मूवमेंट। मतलब एक नॉर्मल से इंडियन लॉयर जिसने अपने दोस्त की जान बचाने के लिए, फिर कह लो उसका लड़ने के लिए, अपनी जितनी भी सारी डिस्क्रिमिनेशन, जितने भी सारे इंसल्ट इन्होंने सहा था, जब तक उसका केस जीते नहीं अपने दोस्त का, तब तक उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई। केस जीतते ही अब इन्होंने एक रिवॉल्ट कह लो या फिर एक मूवमेंट कह लो शुरू करवा दिया, सिविल डिसअबॉर्डिनेंस मूवमेंट। वहाँ पे जितने भी मतलब विदेशों में भी जितने भी सारे इंडियंस रहते थे उन सबके अंदर जागरूकता फैलाई कि देखो ब्रिटिशर्स हमारे साथ क्या कह रहे हैं। अब ये जब इन्होंने ये मूवमेंट शुरू किया था ना, सिविल डिसअबीडियंस मूवमेंट, तो ये मूवमेंट बहुत ज़्यादा प्रचलित होने लगा, ठीक है। मतलब वहाँ पे भी सभी लोग इनसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगे, इनका एक पूरा बहुत अच्छा सा ग्रुप बनने लगा। इस चीज़ को देखते हुए जो गोपाल कृष्ण गोखले जी थे, ठीक है, जिन्हें गांधी जी क्या कहते हैं, अपने मेंटर मानते, पॉलिटिकल मेंटर मानते हैं, तो गोपाल कृष्ण गोखले, इन्होंने इन्हें इंडिया वापस बुला लिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि बोलते कि देखो वहाँ पे तो ठीक है, पर अभी फ़िलहाल इंडिया के अंदर तुम्हारे जैसे लोगों की, या फिर कह लो तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तुमने अगर ब्रिटिश, सोचो कोई इंसान उनके ही शहर में जाके उन्हीं के खिलाफ आवाज़ उठा सकता है, तो वो इंडिया जो कि अपना देश है, अपने अंदर उनके खिलाफ कितना बड़ा आवाज़ उठा सकता है। इस वजह से गोपाल कृष्ण गोखले जी ने बोला कि देखो गांधी, तुम्हारी ज़रूरत तो वहाँ पर नहीं है, वहाँ पर अगर होगी तो बाद में जाना, पहले सबसे पहले आर्थिक स्थिति जो ख़राब है इंडिया की उसको सुधारने का भी बारी है। तो वो इनके वजह से, इनके कहने पर जो गांधी जी हैं वो वापस से इंडिया आए, वरना तो वो आते भी नहीं, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर ही अच्छा खासा ग्रुप बना रखा था, वहाँ से ही ब्रिटिशर्स के खिलाफ फैलाना शुरू कर दिए थे आग, ठीक है। तो फिर यहाँ पर आए इंडिया में, उसके बाद आपको पता है क्या हुआ। लेकिन ये कहानी सिर्फ यहाँ पर रुकती नहीं है, ये कहानी बड़ी आगे आया हमारे पास खिलाफत मूवमेंट, ठीक है, जो कि 1919 के अंदर शुरू हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि एक ऑटोमन एम्पायर था, वहाँ के खलीफा थे, ठीक है, खलीफ, तो जिनको ब्रिटिशर्स ने इनकी जो राजगद्दी है इनसे छीन ली गई थी, जिस वजह से क्या हुआ, दुनिया जहान के जितने सारे मुस्लिम्स हैं वो सब इनकी रिस्पेक्ट करते थे, तो उनके खिलाफ, अब ब्रिटिशर्स के खिलाफ वो लोग आग बबूला होने लगे। तो फिर इस फ़ायदे का, ये जो मौका था, इसका फ़ायदा उठाते हुए गांधी जी ने बोला कि हम खिलाफत मूवमेंट के साथ जुड़ने वाले हैं। क्यों?
जिस वजह से क्या होता है कि अगर लोग देखें ना कि गांधी खिलाफत मूवमेंट का सपोर्ट कर रहे हैं, तो इनके साथ साथ इनके और भी सारे सपोर्टर्स आते, जिस वजह से क्या हुआ था अल्टीमेटली जो ब्रिटिशर्स इन हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो भावना मतलब डिवाइड एंड रूल की भावना जो उत्पन्न कर रही थी ना, वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ देंगे और अल्टीमेटली हमें एक साथ स्वतंत्रता मिलेगी इन ब्रिटिशर्स से, राइट। इस वजह से इन्होंने खिलाफत मूवमेंट को ज्वाइन किया। उसके बाद आप सभी को पता है क्या हुआ था, खिलाफत मूवमेंट बहुत अच्छा मूवमेंट रह चुका था। फिर सेकंड में आया हमारे पास नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ये बात है 1919 से, ये 1924 तक समाप्त भी हो गया था। फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में शुरू हुआ, जब महात्मा गांधी ने देखा कि खिलाफत मूवमेंट अच्छी खासी पकड़ बना रखा है, क्यों ना हम लोग एक ऐसा मूवमेंट शुरू करवाएं जिसके अंदर हम क्या करेंगे, जो ब्रिटिशर्स है उनका जो भी चीज़ है उसको हम लोग कोऑपरेट ही नहीं करेंगे। नाम देखो इस मूवमेंट का, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, मतलब हमें कॉपरेट नहीं करना है। किसको कॉपरेट नहीं करना है, तो ब्रिटिशर्स को नहीं करना है, उनके स्कूल्स को बैन कर देना है, मतलब जाना ही नहीं है। वो जो भी कोर्ट वगैरह कर रहे हैं, तो हमारे एडवोकेट हैं वो उन कोर्ट के अंदर जाकर पेश ही नहीं देंगे, राइट। उसके बाद फिर जितने भी सारे गुड्स आ रहे हैं उन सबको हम लोग बॉयकट कर देंगे। मतलब अल्टीमेटली हम क्या करने वाले थे, यहाँ पर हमने स्वदेशी एंड बॉयकट को अपनाया, ठीक है। समझ में आ रहा है ना यहाँ तक की कहानी, चैप्टर्स भी साथ साथ लिंक होंगे, नहीं हो रहे कोई बात नहीं, ये वीडियो देख लो, उसके बाद तो जो लेक्चर्स चल रहे हैं वो तो आएंगे ही। फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ, यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, एक बहुत हाई लेवल पे चला था। लेकिन इस मूवमेंट की एक थी बहुत ज़्यादा विशेष बात, मतलब इम्पॉर्टेंट फैक्टर, वो ये था कि इन्होंने अहिंसा अपनाया, ठीक है। मतलब हम लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, हम शांति से तुम्हारा विरोध प्रदर्शन करेंगे, ठीक है। अर्ली नेशनलिस्ट जैसे शांति से हम विरोध प्रदर्शन करेंगे, लेकिन विरोध करेंगे पर शांति से करेंगे। जितने भी सारे तुम्हारे गुड्स आ रहे हैं हम उनको यूज़ नहीं करेंगे, उन्हें बॉनफायर कर देंगे, राइट। लेकिन इन सब के बीच में एक बहुत ही ज़्यादा माइनर से कह लो डिस्टर्बेंस आ गई थी, वो थी चौरी चौरा। जब इंसिडेंट हुआ 1922 के फरवरी 5 के अंदर, उसमें इसके बाद क्या हुआ आप सभी को पता होगा, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट उसे विड्रॉ कर लिया गया था। क्यों? क्योंकि गांधी चाहते थे कि सारी चीज़ें अहिंसा से हो, और ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था वो इस लेवल तक पहुंच चुका था जिसमें लग रहा था कि अगले 1-2-3 सालों के अंदर ब्रिटिशर्स इंडिया से भाग जाएंगे, क्योंकि वो मजबूर बैठे थे, वो बंदूक उठा रहे कि अब तो मारेंगे, तो वो ऐसा शान दे करके बैठे हैं, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, ऐसा करके बैठे हैं। अब एक निहत्थे के ऊपर गोली चलाना तो भाई कौन ही करेगा। हालांकि ब्रिटिशर्स ने वो भी किया, जालियांवाला बाग के अंदर हम सभी ने देखा है। पर ये बात हो रही है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की, राइट। तो ब्रिटिशर्स इधर चाहते थे कि अगर उधर से लड़ाई होगी तो हम भी इधर से लड़ाई करेंगे। अब वो चुपचाप बैठे थे तो ये क्या ही कर सकते हैं, भगाना तो उन्हें अल्टीमेटली है। तो वो हार मान के भाग जाते जब तक अगर ये चौरी चौरा इंसिडेंट नहीं हुआ होता। चौरी चौरा इंसिडेंट के अंदर कुछ पिक्चर्स आपके स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले है, तब तक मैं डिक्टेट कर रही हूँ कि इसके अंदर हुआ क्या था। बेसिकली चौरी चौरा इंसिडेंट के अंदर हमें ये पता है कि 22 पुलिस वाले बढ़ चुके थे, राइट। 22 पुलिसमैन वे डाइड, किल्ड, ये भी कह लो। लेकिन इसके मतलब वो 22 पुलिस वालों को मरने के पीछे की जो कहानी है वो कुछ ऐसी है कि लोग जो थे वो किसी दुकान थे, ठीक है, जो ब्रिटिशर्स थे उनकी गुड्स वाली दुकान थी, हालांकि वो इंडियन मर्चेंट ही चलाते थे। तो जो इंडिया आई थी तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था, तो वो लोग आए उन दुकानों के सामने, बोलते कि ये दुकान बंद करो, ऐसे करके नारा लगाने लगे, ठीक है, कि विदेशी सामान बॉयकट करो, ऐसा नारा लग रहा था। जिस वजह से उनके जो मर्चेंट्स थे वो गए बगल के पुलिस थाने के अंदर, वहाँ पर बोले कि इनको रोको वरना ये हमारी दुकान को जला देंगे। जिस वजह से क्या हुआ, भीड़ के सामने अब आ गई पुलिस के अंदर एक पुलिसमैन थे जिनका नाम था, ठीक है, तो वो जो पुलिस वाले थे उनका नाम, जो पुलिसमैन था जिसने जो सामने आकर खड़ा हुआ था उसका नाम था गुप्तेश्वर सिंह, ठीक है। तो जब कुछ लोग साइलेंटली जब प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उस मोमेंट में जो गुप्तेश्वर सिंह है वो आया और भीड़ में किसी एक व्यक्ति के ऊपर गोलियां चला दी, ठीक है। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके बहुत भी नहीं लेकिन फिर भी 5 से 10 लोगों की मृत्यु हो गई थी वहाँ पे। इस वजह से जो भीड़ थी वो आगे वो बोला हुआ कि अरे हम तो भाई साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे, हम तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का पालन करते, तुमने गोली क्यों चलाई। इस वजह से क्या किया, अब ये भीड़ भड़की आगे गई पुलिस स्टेशन की तरफ और सारे पुलिस वाले उसके अंदर घुस गए, जिस वजह से उस पुलिस स्टेशन को आग लगा दिया गया। अब इसके आग लगते ही बात तो पहुंची गांधी जी तक, उससे पहले भी बात पहुंची कोर्ट के पास जब पहुंची तो 200-250 लोगों को कोर्ट में हाजिरी दी गई थी। मतलब 3000 लोगों की भीड़ में से 2250 लोग पकड़े गए थे, जिनमें से 172 को डेथ पेनल्टी दी गई थी, ठीक है। 172 लोगों को बोला कि अब तुम्हें मरना ही है, फांसी की सजा ही होंगी, और 40 लोगों को जेल हुई थी। ये थी दूसरा पार्ट इस चौरी चौरा इंसिडेंट का, जिसमें से हमें सिर्फ बताया जाता है कि भैया 22 पुलिस वाले मरे थे। ये कभी नहीं बताया जाता कि 172 लोगों को डेथ पेनल्टी हुई थी। ये क्यों नहीं लिखा है हमारी हिस्ट्री बुक के अंदर, सवाल उठना चाहिए ना। ऐसा तो हो नहीं सकता ना, अगर आपको लगे मैं झूठ बोलूँ, ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि 3000 लोग आए, एक पुलिस स्टेशन को जला दिया और पकड़ा कोई नहीं गया।
ऐसा पॉसिबल है क्या? आतशबाजों के लोग क्या क्या आंख बंद करके घूम रहे थे? नहीं ना, पकड़े गए थे लोग। 228 लोग पकड़े गए थे। वो भी तो ये असलियत है कि नहीं वो भी किसी को पता नहीं कि इतने ही लोग पकड़े गए थे। लिखा है जो वही बता रहे हैं कि 228 लोग पकड़े गए थे, जिसमें से 172 लोगों को डेथ पेनल्टी हुई थी। ये साफ साफ लिखा है, आप सर्च कर सकते हैं कहीं भी। और 40 लोगों को जेल हुई थी। फिर ये जब चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ, जिसके बाद जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, इससे गांधी जी ने विड्रॉ कर लिया कि अरे मैं अहिंसावादी, तुम हिंसा कर रहे हो, ऐसा थोड़ी है, ऐसे कैसे हो सकता है। इस वजह से उन्हें विड्रॉ करवाया गया। फिर क्या हुआ, 12 फरवरी 1922 के अंदर इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ करवा लिया गया। ठीक है, 12 फरवरी, डेट ना ही भी याद रखो तो ये याद रख लेना, 1922 के अंदर इससे विड्रॉ करवा लिया। मतलब 2 साल के अंदर पावर तो इतनी बढ़ गई थी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की कि इनके पास इतना दम आ चुका था कि ब्रिटिशर्स अगर चाहें तो ब्रिटिशर्स को घर से बाहर निकाल सकते थे, मतलब इंडिया से। लेकिन ये इंसिडेंट हुआ जिस वजह से गलती भी पुलिस वालों की थी। उन्होंने साइलेंट प्रोटेस्ट वालों को गोली क्यों चलाई? हालांकि वो चीज़ें दिखती नहीं है, हमें बस एक रूप दिखता है कि एक भीड़ ने एक पुलिस स्टेशन को जला दिया, बस इतना ही सामने आता है लोगों के। हालांकि कोई बात नहीं। उसके बाद फिर मार्शल लॉ लगा दिया गया। मार्शल लॉ वो क्या कहता है? मार्शल लॉ कहता है कि जो भी दिखा उसे ठोक दो। सिंपल सा यही फंडा है, जो दिखेगा उसे ठोक दो। ठीक। फिर 10 मार्च 1922 के अंदर गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया था। ठीक है, ये को फर्स्ट अरेस्ट गांधी जी हुए थे 10 मार्च 1922 के अंदर। क्यों? ये तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस कर लेते। फिर क्यों हुआ? क्योंकि मार्शल लॉ लगा था। मार्शल लॉ कहता था कि जो भी एक साथ या फिर अकेले कहीं भी दिखा उसे गोली मार दो। और ये अब भले मान लो प्रोटेस्ट तो ख़त्म हो गया, लेकिन फिर ये भी तो हताश हुए थे ना कि अच्छा खासा मूवमेंट में चला रहा था, सारा काम आके भी कर दिया। तो ये बैठक कर ही रहे थे, उसी वक्त आकर इन्हें अरेस्ट कर लिया। इन्हें गोली नहीं मारी क्योंकि ये एक टाइम पे मतलब उस समय पर ये बहुत अच्छा खासा एक पोजीशन हेल्ड करते थे और अरे गहरे तो थे नहीं कि तुम जो आओ जो भी तुम हो कि कोई भी इन्हें मार सकता है। तो इन्हें अरेस्ट कर लिया गया था और ये 6 सालों तक जेल में थे। ठीक है, ओके। अब जेल में से आने के बाद 1930 के अंदर ये आए वापस, उसके बाद फिर डांडी मार्च करवा दिए। अब बोलोगे कि इसके अंदर 6 जोड़ो 28 ही हो रहा है, 2 साल कहाँ गए? अरे तो फिर आते ही क्या, अब क्या जेल में बैठकर सोच रहे थे कि अब आते मैं डांडी मार्च ही निकालूंगा, डांडी मार्च ही नहीं ना। आने के बाद तो कुछ हुआ होगा। वो सारी सिचुएशंस आप जब चैप्टर्स पढ़ोगे तो पता चलेगा कुछ और भी मोमेंट्स आए थे, या फिर इन्हें वो टाइम लगा था कि सिचुएशन जानने के अंदर भैया आज से 6 साल ये सिचुएशन था, नॉन कॉपरेशन चल रहा था, अब क्या चल रहा है, ये सारी सिचुएशन जानने के लिए। तो फिर 12 मार्च 1930 के अंदर इन्होंने डांडी मार्च निकाल दिया। डांडी मार्च ये था कि सॉल्ट के ऊपर भी ना टैक्स लगाया जाता था। ठीक है, और कितना ज़्यादा? तो 25% नहीं 2500% का टैक्स लगाया गया। ठीक है, इतना ज़्यादा टैक्स सॉल्ट के ऊपर लगाया गया, जिस वजह से ये बोले कि अरे नमक तो देश का है, देश के ऊपर राज करते कोई बात नहीं, देश के नमक के ऊपर टैक्स लगा रहे हो, शर्म नहीं आई? नहीं आई होगी तभी तो लगाया था। इस वजह से इन्होंने डांडी मार्च निकाल दी, जो कि साबरमती आश्रम से लेकर निकले थे। और इनका एक कंडीशन था, डांडी मार्च को निकालने से पहले इनका एक कंडीशन था कि इन्होंने वॉलंटियर लिया था 79 पीपल को। ठीक है, इन्होंने 79 लोगों को चुना था, चूज़ किया था। चूज़ इस वजह से किया था क्योंकि इन्होंने देखा कि देखो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अनसक्सेसफुल हुआ। क्यों? क्योंकि वहाँ उसमें से इतने भी कुछ लोग थे जो कि वायलेंस को सपोर्ट करते थे। तो उन्होंने 79 लोगों ऐसे सेलेक्ट किए जिनको कितनी भी सारी डंडी मार लो, कितना भी ज़्यादा डांट मतलब मारो पीटो कुछ भी कर लो, लेकिन वो वायलेंस नहीं अपना। ऐसे गिने हुए 79 लोगों को सिलेक्ट किया गया, समझे, जो कि अहिंसा को ही हमेशा फॉलो करेंगे, कुछ भी हो जाए हमें अहिंसा ही फॉलो करना है। फिर ये जो था डांडी मार्च, ये साबरमती आश्रम से लेकर डांडी तक चला था। 386 किलोमीटर दूर तक की ये मार्च हुई थी, वो भी पैदल। ठीक है, लेकिन शुरुआत तो इन्होंने 79 से की थी, पर देखते ही देखते ये पूरा एक 20,000 लोगों का ग्रुप बन चुका था। ठीक, ये तो थी डांडी मार्च की कहानी। अब बात करेंगे हम लोग गांधी इरविन पैक्ट के बारे में। ठीक है, फिर बात करते हैं गांधी इरविन पैक्ट। अब गांधी इरविन पैक्ट क्यों हुआ था? गांधी इरविन पैक्ट इसलिए हुआ था कि देखो, जब गांधी जी और इरविन के बीच में जब बैठक हुई थी तो गांधी जी ने बोला कि अरे ये जो लोग अहिंसा कर रहे हैं, ये अहिंसा वाले सपोर्टर, इनको क्यों तुम जेल में भर्ती कर रहे हो? माना जो कि वायलेंटली प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्हें तुम डाल लो, ठीक है, ये अहिंसा वाले को क्यों? तो इन्होंने बोला कि ठीक है, हम एक पैक्ट लगाते हैं, एक ट्रीटी साइन करते हैं, जो लोग साइलेंटली प्रोटेस्ट करेंगे हम उन्हें अरेस्ट नहीं करेंगे। पर एक बात बताइए, ये जो भगत सिंह, ये सुखदेव, ठीक है,
ये लोग जो हैं भगत सिंह सुखदेव जैसे जो लोग हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा, एक बम ही फोड़ दिया, सॉन्डर्स को मार दिया, ठीक है, इनकी कहानी भी है अच्छी खासी। तो इन लोगों को क्या करूँ? आपने बोला ठीक है जो हिंसा करे उन्हें छोड़ दो, मैं छोड़ दूंगा, उनके साथ मैं कुछ भी नहीं करूँगा, दूर दूर तक मेरा नाते नहीं लगेगा। पर ये लोग जो वॉयलेंटली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बम मार के फोड़ दे रहे हैं, पर्चा बांटे जा रहे हैं, इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं, उनका मैं क्या करूँ? गांधी जी ने बोला वो तुम जानो, तुम्हें जो करना है वो करो, बस इतना मत करो कि अहिंसा वालों को भी तुम जेल में डालो। इस वजह से भगत सिंह को जो हुआ वो आप सभी को पता है, राइट। फिर हम बात करेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के अंदर गांधी जी का सपोर्ट था, मतलब ऐसा नहीं कि लड़ाई करो मैं सपोर्ट करता हूँ, ऐसा नहीं था। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो 25 लाख, ये तो ऑन रिकॉर्ड की बात है, असली में कितने हुए थे वो किसी को नहीं पता, 25 लाख इंडियन के सोल्जर्स को गांधी जी, ऑब्वियसली वो ही उस वक्त के फादर ऑफ नेशन थे, तो इन्होंने क्या किया, बोले कि ठीक है लड़ाई कर रहे हैं हम आपको सपोर्ट करेंगे। ब्रिटिश आर्मी को सपोर्ट नहीं भी करते तो क्या ही कर सकते थे, ठीक है, वो आकर हमारे ऊपर राज कर रहे हैं, तो हम और कुछ, हमारे पास तो कुछ और चारा भी नहीं है। पर चारा था इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर, वो चाहते तो बोलते कि नहीं हम नहीं करेंगे तुम्हारा सपोर्ट, पर वो क्या करें, जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है इस वॉर के अंदर तुम आप हमें सपोर्ट कर दो, फिर हम क्या करेंगे, हम इंडिया को छोड़ देंगे, ठीक है, इंडिया को हम लीव करके मतलब भाग जाएंगे, छोड़ देंगे, ठीक है, अगर आपने सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर हमारा सपोर्ट किया। तो फर्स्ट वॉर के अंदर तो मजबूरी थी क्योंकि वो कुछ और कर भी नहीं सकते थे, इंडिया के पास इतनी इकोनॉमिक नहीं थी कि वो घर बैठा कर पैसा दे, अभी भी मतलब उस वक्त तो इकोनॉमिक कंडीशन इंडिया की बहुत ज़्यादा डाउन थी, इस वजह से। और ब्रिटिशर्स जो वो उन्होंने बोला था कि आप अगर हमारे साथ सोल्जर्स को भेजोगे तो हम उन्हें पैसा वैसे भी देंगे, रहने के लिए खर्चा भी देंगे, घर को भी संभालेंगे। हालांकि वो सारी चीज़ें हुई नहीं थी, वहाँ पर ब्रिटिश आर्मी की जो भी फौज, जो भी सोल्जर्स थे उनकी वो लोग अगर वॉर के अंदर मर जाते थे तो उनकी जो लाश थी उन्हें बहुत अच्छे से सम्मान के साथ लाया गया था। वहीं इंडिया के जितने भी सारे सोल्जर्स थे उन सभी की लाश को फेंक वैसे ही छोड़ दिया गया था, वापस भी नहीं लगाया था। घर में बैठी हुई एक माँ के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, उसे उम्मीद होगा कि मेरा बेटा वापस लौट के आएगा, जबकि वो उन्हें तो वापस भी नहीं लाया गया। सोचो मतलब ब्रिटिश आर्मी कितनी ज़्यादा क्रूर थी। एक तो उस देश के ऊपर राज करो, सारा पैसा उसका निकाल दो, 42 ट्रिलियन डॉलर्स निकाला गया था इंडिया का। उसके बाद उनकी जो आर्मी लेकर गई थी झूठा वादा करके, उसके मतलब एटलीस्ट उनकी जो बॉडी है उनको तो वापस ला देते, खैर कुछ नहीं कर सकते। फिर यहाँ पे हुआ था कि गांधी जी चाहते थे कि नेहरू प्रेसिडेंट बन जाए, ठीक है, लेकिन बनने वाले कौन थे, उम्मीदवार कौन थे, पटेल थे। पटेल जी के पास सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनके पास ज़्यादा दिमाग था, वो ज़्यादा ही अच्छे से देश को संभाल लिए होते। ये भी हो सकता था कि जब अगर पटेल बनते तो जब हमारी इंडिया की जो कंडीशन थी ना वो ऐसी नहीं होती फर्स्ट टाइम, जब फर्स्ट वर्ल्ड मतलब फर्स्ट नहीं, जब इंडिया को फर्स्ट टाइम इंडिपेंडेंस हुआ था तो हमारी सिचुएशन ऐसी नहीं होती, बहुत ज़्यादा डिविजन्स नहीं होते। खैर पॉइंट ये भी रखा गया था कि पटेल को इंग्लिश नहीं आती थी, मतलब गांधी जी ने बोला कि देखो नेहरू को इंग्लिश आती है, वो दूसरों से बात भी कर लेगा, और ये तो देशी धक्कड़ आदमी, ठीक है, पटेल साहब तो एकदम धागड़ देसी तरीके से, तो उन्होंने बोला कि नेहरू को संभालने दो, बाद में तुम पटेल आप बन जाइएगा। फिर सुभाष चंद्र बोस जब मार्केट में आए, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब विदेश के अंदर जाके जर्मनी से दोस्ती करके उनसे एक पूरी तैयार कर दी सेना, ताकि मतलब वो अब ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई करें। और जब वो वापस इंडिया आए तो जो गांधी जी हैं उन्होंने बोला कि देखो या तो तुम या तो मैं, या तो तुम रहो फिर मैं छोड़ दूंगा, अगर मेरे को रहना है तो तुम छोड़ दो। तो फिर गांधी जी मतलब जो सुभाष चंद्र बोस थे वो भी कुछ नहीं कर पाए और इन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया कि अब ठीक है आपके जित के आगे कौन ही रहेगा। फिर पार्टीशन जब हुआ, पार्टीशन इंडिया का, ठीक है, बंगाल वाला नहीं, तो पार्टीशन इंडिया का हुआ तो उस वक्त जो जिन्ना था ना, जिन्ना वो चाहता था कि मेरे को पाकिस्तान दो, आई वांट माय ओन कंट्री, ठीक है। और तो फिर उस वक्त गांधी जी ने बोला था कि ठीक है तुम्हें चाहिए पहले इस ब्रिटिशर्स को भाग जाने दो, उसके बाद मैं तुम्हें दूंगा। जिन्ना बोला कि नहीं नहीं नहीं, जब तक वो है तभी दो, क्योंकि उन्हें पता था, जिन्ना को पता था कि ब्रिटिशर्स के जाने के बाद तो ये हमारे पास में कुछ नहीं रहने वाला है। तो वो गया माउंटबेटन के पास हाथ पैर जोड़ के रोने लगा कि मेरे को पाकिस्तान चाहिए, मेरे को पाकिस्तान चाहिए। उसे पाकिस्तान मिल गया। इस वजह से पाकिस्तान मिलने से पहले नेहरू जी के सामने एक प्रस्ताव आया था कि गांधी जी ने रखा था कि ऐसा करो कि अभी फ़िलहाल के लिए जो इंडिया है उसका मोर्चा मतलब उसका जो प्रेसिडेंट है उसे जिन्ना को ही बनने दो। नेहरू ने बोला नहीं नहीं नहीं, आपको लगता है ठीक होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, वो सारी मतलब वहीं पूरा राज करने लगेगा, फिर हमारी जो आर्थिक स्थिति और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। इस वजह से बेचारे को हार मानकर पार्टीशन करवाना ही पड़ा इंडिया और बंगाल का, इंडिया और पाकिस्तान का, मतलब एक पाकिस्तान नाम की कंट्री को भी बनाना पड़ा। उससे पहले तो ये था भी नहीं। फिर इनकैशनेशन हो गया, ठीक है, गोडसे ने किया था, ठीक है, कब
23 जनवरी 1948 के अंदर, और इनके आखिरी वचन थे, हे राम। इन्हें पता था शायद, क्योंकि मतलब कहा जाता है 2 दिन मरने से 2 दिन पहले इन्होंने बोला था कि अगर किसी इंसान ने मुझे गोली मार दी तो मेरे जाने के बाद तुम लोग एक भी आंसू मत टपकाना, मतलब आंसू मत बहाना। और फिर कोई मीटिंग करने के लिए आए थे इनसे, मतलब इनका कुछ प्रवचन टाइप का चलता था, ठीक है। लोग इनसे मिलने आते थे देश विदेश हर जगह से मार्गदर्शन के लिए, ठीक है। तो जाने से पहले, मतलब जब मार्गदर्शन देने के लिए जब जा रहे थे, 5 से 6 बजे का कार्यक्रम रहता था, शायद 3 से 4 या फिर 5 से 6। उस बीच जब वो जा रहे थे उससे पहले कोई एक व्यक्ति था जिन्होंने बोला कि आप हमें आपसे कुछ बात करनी है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, अगर मैं ज़िंदा रहा तो मिल पाऊँगा। उसके आने के बाद ही वो जब आए वापस 5:16 पे इन्हें 3 गोलियाँ लगी थी। आपको क्या ये सारे टाइम याद रखने? नहीं, कुछ नहीं, बस ये याद रखो, हे राम को भी भूल जाना है तो भूल जाओ। 5:16 पे इन्हें 3 गोलियाँ लगी थी, ठीक है। पहली गोली जब लगी तो भी इन्होंने इनको प्रणाम किया था, तीसरी गोली लगी तभी इन्होंने इनको प्रणाम किया था, किसने? गोडसे ने, ठीक है। गोडसे महात्मा गांधी को ऐसा नहीं था कि बचपन से ही कट्टर थे, ऐसा नहीं था। एक पॉइंट था जब वो हमेशा महात्मा गांधी जी के संग थे, वैसे ही एक पॉइंट था जब भगत सिंह भी महात्मा गांधी जी के संग थे। पर भगत सिंह क्यों उनसे, मतलब उनसे अब अलग मेंटालिटी रखनी जब ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विड्रॉ हो गया। और गोडसे आरएसएस के पार्टी में थे, ठीक है, आरएसएस के साथ थे, एग्रेसिव थे, और ये बहुत ज़्यादा अहिंसावादी। इस वजह से कुछ प्रॉब्लम हुई, कुछ चीज़ें हुई, जिस वजह से जो गोडसे ने इन्हें महात्मा गांधी को शूट डाउन कर दिया, ठीक है। सो आई होप आपको महात्मा गांधी की जो हिस्ट्री है आपकी हिस्ट्री के संग मैच होती हुई दिखी होगी, मतलब जो चैप्टर से बुक्स के अंदर, जो टॉपिक्स है बुक्स के अंदर, इनके साथ मैच करती हुई दिखी होगी। सो अगर आपको इस सीरीज़ में जो फर्स्ट वीडियो है अगर वो अच्छी लगे तो बहुत अच्छी बात है। सो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जहाँ पे हम बात करेंगे भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में। इनकी कहानी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगने वाली है, मुझे यकीन है। सो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप लविंग, गॉड ब्लेस।